Good morning class. Today we'll start with class 9th Political Science chapter 2 Constitutional Design, and this is our second lecture. So class, in last classes we have studied about the need of constitution. So our next topic is why there is a need of constitution. So
So class, in last classes we have studied the need of constitution. So there is a question that why do we need a constitution? So the answer is, it generates a degree of trust and coordination among people that is necessary for the different kinds of people living together. So जो constitution है वो हमारे अंदर एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट जो है वो कोऑर्डिनेट करती है, जिससे हम विश्वास करते हैं कि जितने भी राइट्स हैं वो हमें एक समान मिलेंगे. एंड सेकंड में इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल कंस्टिट्यूट एंड हु विल हैव द पावर टू मेक द डिसीजन. और इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि गवर्नमेंट में कौन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और किन के हाथों में पावर होंगे डिसीजन मेकिंग का. And third में it lays down the limits to the power of the government and also specifies the rights of the citizen. और इसमें जो राइट्स है पावर्स में, जो गवर्नमेंट में जो पावर है या फिर जो भी लोग कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, इससे लोगों को किस तरह के राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड इट आल्सो एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी. और इससे एक गुड सोसाइटी क्रिएट करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. सो क्लास, these are the points regarding why do we need a constitution. And our next topic is making of the Indian Constitution. So making of the Indian Constitution. So the British left the decision to the rulers of princely states to merge with India or Pakistan or remain independent. The constitution makers were anxious about the present and future of the nation. So अब हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये उस समय की बात है इन ब्रिटिश पीरियड, जब हम आजादी की ओर बढ़ रहे थे इन द ईयर 1947. तो इस समय हमारे पास एक प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से बना जाए और जो कंट्री का जो डिवीजन था इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों किस तरह से एक तरह से मर्ज होंगे. सो यहाँ से ही द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट हुई. और उसमें द कंसेंस ऑफ द क्रिएटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड evolved during the freedom struggle. There were different views regarding what path India should take after independence, but some basic ideas were accepted by everyone. The basic ideas were pivotal in the formation of the Indian Constitution. तो यहाँ पे जैसे ही आफ्टर इंडिपेंडेंस अब एक रास्ता बचा कि हमें जो है किस कंट्री को सपोर्ट करना है. मींस मे बी आपको अगर पाकिस्तान में रहना है या फिर इंडिया में, तो ये जो पाथ है वहीं से स्टार्ट हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस. और यहाँ से ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैब्लिश हुई और हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई की. सो डिसीजंस ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में हम देखेंगे. इन द ईयर 1929 Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India at the Karachi session of the Indian National Congress. In 1931 the leaders decided how the Indian Constitution should look like: universal adult franchise, right to freedom and equality, right of minorities, etc. were some important topics discussed. Some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. So जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना 1950 में, तो इस समय मोतीलाल नेहरू ने ही 1928 में ही उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था कराची सेशन में इन द ईयर 1931. और इसमें इन्होंने बहुत सारे राइट्स की बात की थी, लाइक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, राइट ऑफ माइनॉरिटीज. इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिलिबरेटली इसको जो है वो फिर चेंजेस इसमें आते गए. इसे अगर हम कहेंगे इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशंस की, तो इसमें इन द ईयर 1937 इलेक्शंस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड द मिनिस्ट्रीज वेर हेल्ड ओवर द British India. The Indian Constitution adopted many institutional details and procedures for colonial laws like the Government of India Act 1935. तो इस तरह से
जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे इन्होंने भी बहुत इसमें जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेकर के आए और बाद में इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप से भी जानते हैं। आफ्टर इयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डिस्कशंस आवर लीडर्स गॉट कॉन्फिडेंस टू लर्न from other countries, but on their own terms. Many of our leaders were inspired by the ideas of the French Revolution, the Socialist Revolution, the Russia, the practice of the parliamentary democracy in Britain and Bill of Rights in the USA. तो इसी तरह से अब अगर हम कहें तो ये सारे आइडियाज ही एवोल्यूशन हुए और इस आइडिया से ही हमने बहुत सारे कंट्री से लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन से, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री से, इन सब से हमने बहुत सारे आइडियाज लिए और हमने अपने संविधान का निर्माण किया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946. Its first meeting was held in December 1946 after partition of India and Pakistan. The Constituent Assembly was divided into Constituent Assemblies of India and Pakistan. The Constituent Assembly that wrote in the Indian Constitution 229 members. The Assembly adopted a constitution on 26 November 1949. It came into effect in 26 January 1950. The mark these days were celebrated 26 January Republic Day every year. तो यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया और पाकिस्तान ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और उन्होंने अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 1949 में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, बट हम इनको इम्प्लीमेंट 1950 में किए और जिसको आज हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। So class, let's move to our next topic, that is guiding values of the Indian Constitution. So in this lecture we are going to study that how the guiding values of the Indian Constitution evolved. So to understand the Indian Constitution properly, we need to understand its all over philosophy. This can be done by knowing the views of some prominent leaders about the Constitution as well as the preamble of our Constitution. तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो हमारा संविधान बना है वो किस फिलॉसफी पे, किस आइडियोलॉजी पे बनी है, और इसी के साथ साथ हमें हमारा जो प्रियम्बल है, द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी हमें अच्छे से देखना होगा। सो लेट्स सी द ड्रीम एंड द प्रॉमिस मेड बाय महात्मा गांधी। तो जो संविधान बना इसमें अगर महात्मा गांधी का व्यू या फिर उनकी फिलॉसफी की हम बात करें तो ये बहुत ही important है। So Mahatma Gandhi was not a member of the Constituent Assembly, but many members of its followers followed his vision. In 1931, he had expressed himself in his magazine Young India that he wanted to frame a constitution that provides an effective voice to the poor and unprivileged. He wanted the constitution to promote harmonious living of the communities in the country. It should not allow untouchability, intoxicating drinks or drugs in the country. It should give equality to women with men. अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो वो चाहते थे कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें निचले तबके के लोग हो चाहे वो ऊंचे जाति के लोग हो, इन सबको एक समान अधिकार मिले और इंडिया में जितने भी अनटचेबल्स हैं या फिर इंटॉक्सिकेटिंग में जितने भी अल्कोहलिक या फिर जो भी इस तरह के ड्रग्स वगैरह जो है इन सब पे बैन लगाया जाए और यहाँ पे वुमेन्स को इक्वलिटी मिले लाइक मैन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फिलॉसफी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वांटेड पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर ऑल. He is known as the father of the Indian Constitution. He feared that if we deny equality in social and economic life for long, democracy will be in a great danger. अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, इन्होंने बहुत सारे राइट्स यहाँ पे रखे हुए थे, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक. इसी के साथ साथ उनका ये भी मानना था कि अगर इक्वालिटी इन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ अगर नहीं होगी तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हमारे
डेमोक्रेसी के लिए। सो जवाहरलाल नेहरू की अगर हम फिलोसफी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू वांटेड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल, एंड ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हर तरह का अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, पॉवर्टी जो है यहाँ से खत्म होनी चाहिए, और साथ ही साथ इग्नोरेंस एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज, और डिसीज पे भी हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, तो ही हम एक ऐसी कंट्री बना पाएंगे जहाँ पे सबको इक्वल बेनिफिट मिलेगा। ही वांटेड ऑल रेस्पॉन्सिबल पर्सन टू डेडिकेट देमसेल्फ टू सर्विस ऑफ द सोसाइटी, और वो चाहते थे कि सब लोग जिम्मेदार बने और सोसाइटी के डेवलपमेंट में उनका इक्वल पार्टिसिपेशन हो। अगर हम बात करें फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी की बात करें, so the values that inspired guided the freedom struggle formed the foundation for India's democracy. The values are included in a short statement of its basic values, which is called the preamble of the Indian Constitution. तो जो preamble है हमारा Indian Constitution में, इसमें जितने भी preamble is a brief introduction of the Indian Constitution, जिसमें जितने भी राइट्स दिए गए हैं और जो भी अधिकार है लोगों को, उसको ब्रीफ में मेंशन किया गया है। सो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसको बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगा है, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जिन्होंने अपने व्यूज को, अपने फिलोसफीज को इसमें लिखे हैं, ताकि जितने भी तरह के लोग हैं पूरे इंडिया में, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, जेंडर के हो, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के हो, तो इनको किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना नहीं पड़े। So class, I hope you have understood the guiding values of the Indian Constitution, and our last topic is institutional design. So class, let's see what topics are under the institutional design. So a constitution embodies the values of the philosophy into institutional arrangement. Most of the Indian Constitution details these arrangements. The Constitution describes the institutional arrangements in a legal language. अब देखिए, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी राइट्स मेंशन किए गए हैं, उसको जो है एक लीगल लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, ताकि अगर कोई भी इंसान चाहे तो उसको अपने लैंग्वेज में पढ़ सकता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए क्या है, या फिर कौन कौन से राइट्स जो है वो उनको प्रोवाइड किए गए हैं। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड ए प्रोविजन फॉर मेकिंग amendments to the constitution from time to time. These changes are called the constitutional amendments. अब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसमें जो है टाइम टू टाइम जो है अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अमेंडमेंट मीन्स ए चेंज कैन बी मेड इन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अमेंडमेंट। मीन्स हम अपने संविधान में बदलाव कर सकते हैं। तो जो हमारा संविधान है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए हैं, और साथ ही साथ इन सारे चेंजेस को ही मिला करके, या फिर जो भी नीड्स हैं इनको अगर हम चेंज करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसके बाद अगर हम कहें इन इट्स वर्किंग देयर आर 3 मेजर एस्पेक्ट्स। सो लेट्स सी व्हाट आर द 3 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन।
So class, in this topic, first is it lays down the procedure for choosing persons to govern the country. Example about elections. तो ये डिसाइड करता है कि कौन लोग होंगे जो गवर्नमेंट को रूल करेंगे या फिर गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन और एनी अदर थिंग. इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक द डिसीजंस. ये डिसाइड करता है कि इसमें किसके पास ज्यादा पावर होगा डिसीजंस लेने के लिए. एंड थर्ड, इट पुट लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड. और इससे ये भी डिफाइन होता है कि किसके पास लिमिट्स होंगे या फिर किसके पास पावर होंगे लिमिट करने के लिए कि किसी भी जो इंडिविजुअल पर्सन है इन ए कंट्री इनके इंडिविजुअल राइट्स को किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचे. सो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द institutional design and the three aspects of the institutional design, and this chapter ends here, and all students are requested to note down the points written on the blackboard and also complete your exercise. Thank you.